नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। शिक्षा से सफलता तक। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। दोस्तों, आज हमने पढ़ा था रस। तो आज रस से ही आपके लिए 25 प्रश्नों की श्रृंखला उपलब्ध है। आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला प्रश्न, काव्य में रस किसे कहा जाता है? शब्दों के समूह को, आनंद की अनुभूति को, अलंकार को अथवा छंद को? तो देखिए, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, रस नहीं कहते। अलंकार को तो अलंकार ही कहेंगे और छंद को भी नहीं कह सकते, छंद भी अलग होता है। काव्य के प्रमुख अंग होते हैं रस, छंद, अलंकार, जिनमें से पहला रस आज हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ चुके हैं और अभी कुछ कर रहे हैं उसी की। तो बचा क्या हमारा? ऑप्शन बी बचा है, यही हमारा उत्तर है। आनंद की अनुभूति को रस कहा जाता है। रस शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? रंग, स्वाद, जल अथवा ध्वनि? तो रंग नहीं होगा, जल भी नहीं होगा और ध्वनि भी नहीं होगा। रस का शाब्दिक या सामान्य अर्थ होता है स्वाद। काव्य पढ़ते समय प्राप्त होने वाले आनंद को क्या कहते हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। काव्य पढ़ते समय प्राप्त होने वाले आनंद को क्या कहते हैं? रस कहते हैं अथवा अलंकार कहते हैं, छंद कहते हैं अथवा संधि कहते हैं? जल्दी से कमेंट करिए आंसर को। तो आपके 10 सेकंड हो चुके हैं। और काव्य में पढ़ते समय प्राप्त होने वाले आनंद को ही रस कहते हैं। अलंकार, छंद या संधि नहीं कहेंगे। करेक्ट आंसर होगा रस। रस का संबंध किससे होता है? गणित से नहीं होता, विज्ञान से भी नहीं होता, इतिहास से भी नहीं होता। रस बात करता है काव्य की। और काव्य का संबंध किससे होता है? कवि कविता करता है, किस आधार पर करता है? भाव से करता है भाई। भावों से कविता बनती है। कवि के अंतर में भावों का संचार होगा तभी तो वो कविता को स्वरूप प्रदान कर पाएगा। रस किस विषय का महत्वपूर्ण अंग है? अब ये देख लीजिए, ये तो हलवा क्वेश्चन आ गया। भूगोल का, काव्यशास्त्र का, विज्ञान का, राजनीति का? बिल्कुल आंसर आपको थाली में परोस के दे दिया है, निकाल लीजिए जल्दी से। और 10 सेकंड के अंदर आंसर कमेंट कीजिए। निकालिए, बस सामने रखा है आपके आंसर, निकालिए जल्दी से। आपके 10 सेकंड खत्म होते हैं। और देखिए, रस महत्वपूर्ण अंग है काव्यशास्त्र का। विज्ञान, भूगोल, राजनीति में रस का कोई लेना देना नहीं है। रस का अनुभव कौन करता है? तो केवल कवि नहीं करता, केवल लेखक भी नहीं करता, केवल शिक्षक भी नहीं करता। रस का अनुभव करता है एक सहृदय पाठक। देखिए, जब भी कवि लिखेगा तो जिस समय वो लिख रहा होगा उस रस का अनुभव करेगा, अथवा लेखक लिखेगा तो जिस समय लिखेगा उस समय अनुभव करेगा। शिक्षक केवल पढ़ाते समय अनुभव करेगा, लेकिन कोई सहृदय पाठक अर्थात पढ़ने वाला जितनी बार भी काव्य पंक्तियों को पढ़ेगा उतनी बार रसास्वादन कर सकता है। तो इसका सबसे अच्छा जो पात्र है वो है सहृदय पाठक। देख लीजिए, सहृदय पाठक आंसर है। रस की अनुभूति किसके माध्यम से होती है? देखिए, फिर से हलवा क्वेश्चन आ गया। समाचार, विज्ञापन, पत्र, काव्य? काव्य, समाचार, विज्ञापन अथवा पत्र, किसके माध्यम से रस की अनुभूति होती है? आंसर कमेंट करिए जल्दी से। तो देखिए, रस की अनुभूति समाचार के माध्यम से कभी कभी तो होती है, ये तो नहीं कहेंगे कि कभी नहीं होती, कभी कभी तो होती है। कहीं पे कुछ दुखद हो गया तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन इसको हम मान नहीं सकते, क्योंकि समाचार होते हैं गद्य में, और गद्य में
रस का कोई संबंध नहीं है। विज्ञापन में भी कुछ लिखा हुआ रहता है, कुछ रस तो मिलता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं कहेंगे, क्योंकि विज्ञापन भी गद्य में होता है, पत्र भी गद्य में होता है, जबकि रस का संबंध होता है काव्य से। तो जो उत्तर है वो काव्य हो जाएगा। रस का मुख्य उद्देश्य क्या है? गणना करना अर्थात गिनती करना, प्रयोग करना, या चित्र बनाना, या आनंद प्रदान करना। तो देखो, गिनती नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, चित्र भी नहीं बनाएंगे, लेकिन रस जो होता है ये आनंद प्रदान करता है। वक्ता, श्रोता, पाठक, लेखक, कवि सभी को आनंद प्रदान करता है। रस का आधार क्या है? तो अभी हमने पढ़ा था सहृदय पाठक। सहृदय का मतलब जिसके हृदय में भावनाएं हों। यहाँ पे फिर से देखिए, संख्या से कोई लेना देना नहीं। क्षमा चाहूँगी, संख्या से भी लेना देना नहीं है, समय से भी रस का कोई लेना देना नहीं है, और रस के लिए दिशा का कोई मतलब नहीं बनता, किंतु भाव ही है जो रस का आधार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9, रस की अनुभूति किसे प्रभावित करती है? अर्थात रस का अनुभव कौन करता है, कौन प्रभावित होता है रस के अनुभव से? मन को, शरीर को, मशीन को, या भवन को? तो देखिए, सबसे पहले तो मशीन और भवन को हटा ही दीजिए। अब बताइए, मन को आनंदित करता है रस अथवा शरीर को आनंदित करता है रस? कमेंट करिए जल्दी से अपना आंसर। भाई, मशीन तो निर्जीव है, भवन भी निर्जीव है, उन्हें क्या करना किसी रस से? इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, बचता है हमारा मन और शरीर। तो देखिए, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन प्रसन्न होगा, उसी प्रकार से यदि मन प्रसन्न होगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, अच्छा अनुभव करेगा, मन को रस का स्वादन मिलता है। रस का शाब्दिक अर्थ है स्वाद, प्रकाश, ध्वनि, वायु। बताइए जल्दी से, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्वाद है, अथवा प्रकाश है, अथवा ध्वनि है, अथवा वायु है? तो इसका सही आंसर है स्वाद। काव्य का आस्वादन करते समय क्या प्राप्त होता है? रस प्राप्त होता है, थकान प्राप्त होती है, भ्रम प्राप्त होता है, या फिर भय प्राप्त होता है? देखिए, भय तो प्राप्त हो सकता है, किंतु रस के माध्यम से ही। थकान नहीं हो सकती, भ्रम भी नहीं हो सकता, तो जो मिलेगा वो रस ही होगा। काव्य का आस्वादन करते समय रस का आनंद मिलता है। रस किस कला से संबंधित है? काव्य से, चित्रकला से, संगीत से, अथवा उपयुक्त सभी से? तो देखिए, काव्य को पढ़कर या सुनकर रस का अनुभव होता है, चित्रकला को बनाकर या देखकर रस का अनुभव होता है, तथा संगीत तो होता ही है रसमयी। बजाने वाला भी प्रसन्न और सुनने वाला भी प्रसन्न, गाने वाला भी प्रसन्न और सुनने वाला भी प्रसन्न, और उसको बार बार सुनने वाला भी प्रसन्न। इस प्रकार से काव्य से भी, चित्रकला से भी और संगीत से भी हर एक से रस संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। रस का अध्ययन क्यों किया जाता है? काव्य का सौंदर्य समझने के लिए, खेती सीखने के लिए, गणित पढ़ने के लिए, व्यापार करने के लिए? तो देखिए, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए रस का अध्ययन किया जाता है। खेती सीखने के लिए भैया काव्य का रस का अध्ययन क्यों करना है? खेती सीखने के लिए तो आपको ट्रैक्टर चलाना आना चाहिए, है ना, खेत के औजार चलाने आने चाहिए,
गणित पढ़ने के लिए आपका मन गणित में लगना चाहिए, आपको गणित के सूत्रों का अध्ययन करना चाहिए। व्यापार करने के लिए भी आपको अपने बड़ों से अनुभव लेना चाहिए, सीखना चाहिए और व्यापार संबंधी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। किंतु रस का अध्ययन किया जाता है और ये किया जाता है काव्य का सौंदर्य समझने के लिए कि काव्य से कौन सा रस प्रकट हो रहा है। उदाहरण के लिए एक मैं बताती हूँ आपको। हों हैं शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंच तुम्हारे। ये उस समय का संवाद है श्री रामचरितमानस से, जब राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वनवास जा रहे थे। तब केवट कहता है कि हे नाथ, हमने तो सुना है आपके पैरों की रज से पत्थर से नारी बन गई थी। अगर ये सच है तो आप तो जिस जिस पत्थर को छुएंगे सारे पत्थर नारी बन जाएंगे, केवल आपकी चरण रज मात्र से। उस समय का प्रसंग है। तो आपका सही उत्तर जो है तो ये बता रहे हैं कि रस का अध्ययन किया जाता है काव्य का सौंदर्य समझने के लिए। यहाँ पे हास्य रस का अनुभव होता है कि भैया सारे के सारे पत्थर जो है वो नारी बन जाएंगे आपके चरण कमलों के छू जाने से, केवल चरणों की रज मिल जाने से। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा काव्य का सौंदर्य समझने के लिए। रस की अनुभूति कब होती है? काव्य पढ़ते समय, भोजन करते समय, खेलते समय, सोते समय। भोजन करते समय भी रस तो मिलता है दोस्तों, रस मिलता है। अगर सोचिए रस ना मिलता, भैया हमने पढ़ा रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्वाद। यदि रस ना मिलता, भोजन में स्वाद ना होता, तो ये जो इतने सारे व्यंजन हैं असंख्य, इनकी रचना ही नहीं होती। कोई भी कुछ भी खा लेता, अपना भर लेता पेट। खेलते समय भी रस का अनुभव होता है। अगर आनंद अनुभव ना होता तो आप खेलते ही नहीं। सोते समय कुछ रस अनुभव नहीं होता, इंसान सो जाता है, फिर उसको कुछ नहीं पता होता। लेकिन यहाँ पे ना हम संबंध करेंगे भोजन से, ना खेलते समय। हाँ, आनंद की प्राप्ति होती है किंतु रस नहीं मिलता। रस तो मिलता है केवल काव्य पढ़ते समय भी और सुनते समय भी। काव्य को पढ़ते समय भी रस मिलता है, और यदि कोई और सुन रहा है दूसरा और आप उसको पढ़ रहा है और आप उसको सुन रहे हैं, तो आपको सुनते समय, या आप पढ़ रहे हो कोई और सुन रहा है, तो उसको सुनते समय भी रस की प्राप्ति होगी ही होगी। काव्य का उद्देश्य ही है रस देना। काव्य रसों से भरपूर होता है। रस किसे आनंदित करता है? पाठक, श्रोता, दर्शक, उपर्युक्त सभी। तो देखिए, जो पाठक है वो पढ़ कर के रस का आनंद लेता है, श्रोता सुन कर के रस का आनंद लेता है, और दर्शक किसी का अभिनय, कला आदि देख कर के आनंद लेता है। इस प्रकार से जो आपका उत्तर होगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। रस का संबंध किससे नहीं है? आनंद से, भाव से, काव्य से या गणित से? तो देखिए, रस और आनंद, ये मान लीजिए एक ही के दो नाम हैं, रस और आनंद। ये तो संबंधित होंगे ही। और रस भाव से भी संबंधित है। भाई, भावनाएं होंगी मन में तभी तो रस मिलेगा, तभी तो आनंद आएगा। और दोनों का केंद्र है काव्य। किंतु गणित का इससे कोई लेना देना नहीं है। गणित का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। सीधे तौर पर रस का संबंध जो है वो काव्य से होता है। काव्य को पढ़कर या सुनकर मन में भाव उत्पन्न होते हैं, उससे आनंद का प्राप्त होता है, उसी को तो रस कहते हैं। गणित से इसका कोई संबंध नहीं है। रस का अनुभव किसके द्वारा किया जाता है? सहृदय व्यक्ति के द्वारा, चालाक के द्वारा, व्यापारी के द्वारा या किसान के द्वारा? देखिए, व्यापारी के द्वारा व्यापार किया जाता है, रसों से उसको कुछ लेना देना नहीं है। किसान अपनी खेती करता है। चालाक व्यक्ति हमेशा दूसरों को कैसे फंसाए यही सोचता रहता है।
रस मिलता है सहृदय व्यक्ति को कि यदि कोई दुखी है तो उसकी दुख की बात सुनकर वो दुखी हो जाए, यदि कोई प्रसन्न है तो उसकी बातों को सुन कर के वो प्रसन्न हो जाए, उसकी प्रसन्नता को देखकर उसके साथ प्रसन्न हो जाए। ऐसे सहृदय व्यक्ति को ही रस मिलता है। काव्य का प्राण किसे माना जाता है? तो देखिए, संधि निकटतम वर्णों के मेल से आया परिवर्तन, समास निकटतम शब्दों के मेल से शब्दों के मेल से आया परिवर्तन, और वचन संज्ञा की संख्या बताने वाला। किंतु काव्य का प्राण कहा जाता है रस को। रस अर्थात काव्य का भाव। काव्य का भाव कि दया है, करुणा है, प्रसन्नता है, हास्य है, या रुदन है, या फिर क्रोध है। तो ये जितने भी भाव हैं, इन्हीं सभी को तो रस कहते हैं। तो भैया काव्य का प्राण रस को ही कहेंगे। रस किससे उत्पन्न होने वाली आनंद अनुभूति है? तो देखिए, भावों से, संख्याओं से, चित्रों से अथवा नियमों से उत्पन्न पूछा है। उत्पन्न किससे होता है? चित्रों से रस प्राप्त हो सकता है, संख्याओं से और नियमों से कोई रस नहीं मिलता, किंतु उत्पन्न ये होता है भावों से। जब एक चित्रकार के मन में कोई अच्छे भाव आएंगे तब भी वो उन्हें साकार रूप देगा, पेपर पर बनाकर सचित्र कर देगा, और फिर अगला जो भी देखने वाले होंगे दर्शक, वो भी उसको देख कर के उसकी भावनाओं को समझ पाएंगे। भावों से रस का लेना देना है बस। रस का अनुभव मुख्यतः किस माध्यम से प्राप्त होता है? अब देखिए, गणित से रस मिलता है? ज़रा पूछिए बच्चों से, वो कहेंगे नहीं, गणित तो बुरंग होता है। विज्ञान से? विज्ञान में क्या रस, वो तो केवल तथ्य पढ़ाती है। इतिहास से? इतिहास तो बच्चों को और भी अच्छे से याद नहीं होता। कुछ ही बच्चे होंगे जो कहेंगे मुझे इतिहास अच्छा लगता है या पसंद है। बहुत कम बच्चे कहेंगे। मैंने बच्चों को ज़्यादातर बोलते हुए सुना है कि मुझे हिस्ट्री पसंद नहीं, मुझे ज्योग्राफी तो फिर भी पसंद होती है, लेकिन हिस्ट्री नहीं पसंद होती है। तो रसों का अनुभव मुख्यतः होता है तो वो काव्य से होता है, काव्य के माध्यम से होता है। संगीत को सुनिए, पढ़िए या फिर गाइए, हर तरह से रस का अनुभव कराता है काव्य। रस का महत्व किसमें है? काव्य में, व्यापार में, कृषि में, राजनीति में। लो भैया, यहाँ तो पहले से आपके 3 गलत है। व्यापार में रस का क्या काम है? ना ही कृषि में कोई काम है और ना ही राजनीति में। बल्कि राजनीति में तो सहृदय व्यक्तियों का काम ही नहीं है। जो होते हैं वो निर्मम होते हैं ज़्यादातर। मेरा अनुभव यही कहता है कि राजनीति में सहृदय लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। और रस किसको मिलता है? सहृदय व्यक्ति को। जो सहृदय नहीं होगा उसको रस कभी मिल ही नहीं सकता। इस प्रकार से जो रस है वो काव्य में मिलेगा। काव्य में मिलेगा रस, व्यापार में, कृषि में, राजनीति में कहीं पे भी आपको रस नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं 23वां प्रश्न। मेरा उत्तर काव्य में। 23वां प्रश्न है, रस का उद्देश्य क्या है? देखिए, सौंदर्य एवं आनंद की अनुभूति करना, केवल मनोरंजन करना, गणना करना अथवा सूचना देना। तो देखिए, मनोरंजन करना रस का उद्देश्य नहीं होता, गणना करना भी नहीं होता और सूचना देना भी नहीं होता। कभी कभी सूचना दे सकता है लेकिन उद्देश्य नहीं होता। सौंदर्य एवं आनंद की अनुभूति करना, यही हमारा सही आंसर है। रस के द्वारा हम सौंदर्य की और आनंद की अनुभूति करते हैं। किसी चित्र को देखकर, किसी नाटक को देखकर, किसी के गीत को सुनकर, कोई कविता पढ़कर, कोई लेख पढ़कर हमें रस की अनुभूति होती है और आनंद मिलता है। रस का संबंध किससे है? भावों की अभिव्यक्ति से, नक्शे से। भैया, नक्शे का संबंध घर से होगा, रास्ते से होगा, बाजार से होगा, शहर से होगा। रस से कैसे होगा? प्रयोगशाला में रस नहीं बनता।
ऐसी अभी तक कोई भी प्रयोगशाला नहीं बनी जिसमें व्यक्ति की भावनाओं को मतलब भावनाओं का अध्ययन किया जाए अथवा भावनाएं बना ली जाएं, कृत्रिम भावनाएं बनाई जाएं और किसी व्यक्ति में जिसमें कि भावनाएं नहीं हो, जो भाव शून्य हो, उसमें भावनाएं स्थापित कर दी जाए। ऐसी कोई प्रयोगशाला नहीं है, ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं है जिसने भावनाओं का निर्माण किया हो। ऐसा तो सिर्फ वही है, एक परमेश्वर, जिसने व्यक्ति के अंतर में भावनाओं का निर्माण भी किया और संचार भी किया। तो रस का संबंध साथियों भावों की अभिव्यक्ति से होता है, ना नक्शे से होता है, ना प्रयोगशाला से, ना ही मशीनों से होता है। भावों की अभिव्यक्ति से रस का संचार होता है, रस का अनुभव होता है। किस शास्त्र का प्रमुख विषय है? काव्यशास्त्र। रस किस शास्त्र का प्रमुख विषय है? काव्यशास्त्र का, व्याकरण का, इतिहास का या भूगोल का? तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि रस जिस शास्त्र का विषय है, देखिए इसमें शास्त्र है और यहाँ पे शास्त्र एक ही है। ये ट्रिक लगा लीजिए, आप ट्रिक लगाइए। देखिए इसमें शास्त्र पूछा है, इसमें शास्त्र केवल एक ही में लगा है। ऐसा नहीं है कि ये शास्त्र नहीं है, भूगोल शास्त्र होता है, व्याकरण शास्त्र होता है, किंतु यहाँ पे नाम में किसी में शास्त्र नहीं लगा इस समय। तो जिसमें शास्त्र लगा है आप उसको टिक कर सकते हैं। व्याकरण में रस नहीं मिलेगा, सत्यता की बात करेगा, इतिहास में रस नहीं मिलेगा, तथ्यों की बात करेगा, भूगोल में रस नहीं मिलेगा, वास्तविक स्थिति की बात करेगा, किंतु काव्य शास्त्र में रस मिलता है। इन शॉर्ट कहूँ तो, सीधे शब्दों में कहूँ तो, रस केवल सत्य में नहीं, केवल तथ्य में नहीं, कभी कभी रस बनावट में भी होता है। सत्य और तथ्यों को बनावट के साथ प्रस्तुत करने में रस होता है। और उत्तर है काव्यशास्त्र। और दोस्तों कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आप लोग ना तो लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना शेयर करते हैं, और ना ही आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो ऐसे ही और वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी के अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में बताइए आपने कितने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। सही बिल्कुल सही बताइएगा कि आपने कितने सही उत्तर दिए हैं। इसी के साथ हमारी आज की कुछ पूरी होती है। कल मिलेंगे श्रृंगार रस के विस्तृत अध्ययन में। कल शाम 7 बजे श्रृंगार रस का विस्तृत अध्ययन करेंगे और उसके बाद फिर 9 बजे क्विज करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल आचार शिक्षा केंद्र। नमस्कार।